पशुपति पारस जो है वो 15 जनवरी को दही चूरा भोज करा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को न्योता भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को भी न्योता दिया है। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। बाकी भोज का अलग अलग मायने निकालना ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, हर बार अगर खरमास के महीने की बात करें तो एक चर्चा जोरों से उठने लगती है कि कहीं नीतीश कुमार पाला ना बदले। विपक्ष की बात करें मनीष जी, तो विपक्ष जो है ना वो लगातार आरोप लगाता है नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर नीतीश कुमार को चला रहे हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का चश्मा पहनता है चीजें उन्हें वैसे ही दिखाई देती। अच्छा, आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर को जेडीयू कितनी बड़ी चुनौती मानती है? प्रशांत किशोर जी बिहार में कोई मतलब नहीं है, वो केवल मीडिया के सेंटर में है। उसके अलावा धरातल पे प्रशांत किशोर जी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन इसी सब बातों के बीच में एक जो अभी आपने कहा, कोई प्रशांत किशोर जी का जो आपने नाम लिया, हम तो इन्हें प्यार से पॉलिटिकल फ्रॉड कहते हैं। ये पॉलिटिकल फ्रॉड भी है। इनका धंधा है, राजनीति एक धंधा पेशा है। इनका ना कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है। कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। अगर कुछ लोग रूठे भी हैं तो उन्हें भी हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास वाले लोग हैं, न्याय के साथ विकास वाले लोग हैं। पर मनीष जी, आपको क्या लगता है विपक्ष जो लगातार कोशिश कर रही है वो विपक्ष की कोशिश अब नाकाम हो चुकी है? तो जो विपक्ष के नेता है भाई तेजस्वी, वो बेचारे हताश है, निराश है, परेशान है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाई तेजस्वी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक भी बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं थे। टोटल के टोटल जो इनके पेड वर्कर है, वहां अपना जो इनका पेड वर्कर है उनके साथ बैठकर इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर राजनीति तेज है, फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सभी अपना अपना गुना और गणित निकाल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच किसकी रणनीति में कितना दम है और किसको इससे कितना फायदा मिलेगा, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे चैनल के लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। वही आने वाले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं सारे लोग अपना गुना गणित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री होंगे? देखिए, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। वो उनका विशेषाधिकार है। वो समय के हिसाब से वो उनका काम है, उन चीजों में हमें नहीं पड़ना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों की चिंता करते हैं। वो वोटरों की चिंता करते हैं। वो वोट की चिंता नहीं करते। जी। अच्छा, हर बार अगर खरमास के महीने की बात करें तो एक चर्चा जोरों से उठने लगती है कि कहीं नीतीश कुमार पाला ना बदल ले। तो क्या लगता है आपको? खैर, नीतीश कुमार ने इसका खंडन तो कर दिया है, पर मनीष जी, आपको क्या लगता है विपक्ष जो लगातार कोशिश कर रही है वो विपक्ष की कोशिश अब नाकाम हो चुकी है? देखिए, विपक्ष लगातार बिहार के लोगों के बीच में तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में जो उनके माताजी और पिताजी 15 वर्षों तक जो बिहार में शासन, बिहार को उन्होंने कुछ आउटपुट नहीं दे पाए। लेकिन 2005 के बाद जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की शासन संभाली, बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तरक्की के रास्ते पर ले गए। तो जो विपक्ष के नेता है भाई तेजस्वी, वो बेचारे हताश है, निराश है, परेशान है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाई तेजस्वी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव 2024 में संपन्न हुए, कितनी बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे थे। जनता दल यू टूट जाएगी, नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। और जब रिजल्ट सामने आया तो बेचारे सीधे धड़ाम से नीचे गिर गए भाई तेजस्वी जी। मात्र 4 सीट ही जीते। अभी हाल में ही बिहार में उपचुनाव हुए, 4 सीट पर भाई तेजस्वी जी बेलागंज में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, अगर ये हम जीत गए तो 25 का विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे। इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन 4 सीट पर जो उपचुनाव हुए, चारों सीट पर वो हार गए।
तो भाई तेजस्वी ये जानते हैं, इसलिए तरह तरह के भ्रम बिहार के लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं। अब तो ऐसी हालात है, वो जानते हैं जी। कि 25 के विधानसभा चुनाव में वो जो हम्म। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का हाल 2010 के चुनाव में हुआ था, वैसा ही परिणाम उन्हें अनुभव हो रहा है और इसलिए वो हताश और परेशानी में इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। आदरणीय हम्म। नीतीश कुमार जी कई बार सार्वजनिक मंच से वो कह चुके हैं कि हमने 2 बार गलतियां की और अब हम पूरे मजबूती के साथ जहां पहले थे वही है और मजबूती के साथ एनडीए पांचों जी। दल के लोग हम लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे और जो हम्म। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लक्ष्य है 225 का, वो हम सब प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने एक नारा दिया है कि बिहार चुनाव में 2025 में 225 सीटें आप लोग साधने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है ऐसे में आप लोग कैसे मोर्चा संभालेंगे? जिस तरह से अगर तेजस्वी यादव की बात करें, वो लगातार मैदान में उतर रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? और वहीं दूसरी तरफ क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, एनडीए गठबंधन में तो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन जहां तक सवाल एनडीए गठबंधन का है, तो इंडिया जी। गठबंधन का सूत्रधार आदरणीय नीतीश कुमार जी थे और जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हुए, उस गठबंधन का फिर कोई मतलब नहीं रहा। आप देश के कई राज्यों में देखेंगे, कोई दो जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले भाई तेजस्वी जी ने भी बोला कि जी। इंडिया गठबंधन केवल 2024 के लोकसभा के चुनाव तक ही थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे, एक तरफ एनडीए पूरे मजबूती के साथ, अभी आपने देखा होगा कल ही हमारे पार्टी के कार्यालय से पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलकर एनडीए का रथ रवाना किया है और 15 तारीख से बिहार के तमाम जिले में एनडीए का संयुक्त जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। तो हम लोग तो बिल्कुल। पूरे बिहार में मजबूती से लोगों के बीच में यह संदेश दे रहे हैं कि हमारी गठबंधन चट्टानी एकता के साथ मजबूत से खड़ी है। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं भाई तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें हल्के में ना ले, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो एक तरफ तो अस्थिरता की चीजें दिख रही है, वाक युद्ध चल रहा है और एक तरफ एनडीए पूरे मजबूती के साथ खड़ी है। जी। आने वाले चुनाव की बात करें तो क्या बीजेपी राजी है नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए? नहीं, राजी की क्या बात है, तो आपने देखा हम्म। होगा पार्टी के दो दो डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी जी हो, चाहे माननीय विजय सिन्हा जी हो या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी माननीय, वो लोग तो कई बार कह चुके हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार और बिहार एनडीए बिल्कुल। का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है। तो ये फिर चर्चा का कहाँ विषय है। नहीं, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले आपके डिप्टी सीएम का बयान भी तो आया था ना, कि वो कह रहे थे जब। जी। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आदरणीय हम्म। सम्राट चौधरी जी हो, चाहे पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी हो, उन लोगों ने कई बार कह चुका है उन लोगों ने कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का लक्ष्य है 225 और हम सब मिलकर इसे प्राप्त करेंगे। कहीं कोई दुविधा नहीं है। पहले भी हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में गए हैं और इस बार फिर जी। से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में जाएंगे। जी। पशुपति पारस जो है वो 15 जनवरी को दही चूरा भोज करा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को न्योता भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को भी न्योता दिया है। ऐसे में एक बात की चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। तो क्या अब इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है? तो क्या लगता है, ये बस एक बोझ है या फिर राजनीति के लिहाज से भी इसे देखा जाए? देखिए, पर्व त्योहार में सबको अधिकार है पर्व मनाने का और जी। परिवार में जब 10 लोग रहते हैं तो एक दो लोग रूठते हैं और हम्म। प्रयास रहता है कि सब लोग को मना के एक साथ लेके चलना। तो बिल्कुल। एनडीए तो एक बड़ा परिवार है और एनडीए में सब लोगों को हम लोग साथ लेके चलते हैं। अगर कुछ लोग रूठे भी हैं तो उन्हें भी हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास वाले लोग हैं, न्याय के साथ विकास वाले लोग हैं। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। बाकी भोज का अलग अलग मायने निकालना ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी। विपक्ष की बात करें मनीष जी, तो विपक्ष जो है ना वो लगातार आरोप लगाता है नीतीश कुमार पे, कि नीतीश कुमार जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर नीतीश कुमार को चला रहे हैं।
देखिए ऐसा है ना कि जो व्यक्ति जिस जी। प्रकार का चश्मा पहनता है, चीजें उन्हें वैसे ही दिखाई देती है। हुँ, आपने देखा होगा कि इस कड़ाके के ठंड में कोई व्यक्ति घर से नहीं निकल पाता होगा, लेकिन इस कड़ाके के ठंड में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में प्रगति यात्रा पर है। लगातार वो बिल्कुल। लोगों के बीच में है और गांव में जा रहे हैं और गांव में जाकर हुँ, बिहार की जो प्रगति हुई है उसे देख रहे हैं धरातल पर स्वयं जाकर। तो लोग कह रहे हैं कि टायर्ड हो, नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, उनका काम बोलता है। अभी आपने देखा जी। होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट पर एमओयू साइन हुआ है। बिहार हुँ, तरक्की कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग को दिखाई नहीं देता है, तो उसका क्या किया जा सकता है? हम तो बराबर कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पटना के आईजीएमएस में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल बनवाया है नीतीश कुमार जी ने। एक बार जी। जाके अपने आंखों का इलाज करवाना चाहिए। अच्छा, आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर को जेडीयू कितनी बड़ी चुनौती मानती है? देखिए उनका जो वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बिहार में हुँ, उनकी कोई मतलब नहीं है, वो केवल मीडिया में है। हुँ, धरातल पर आपने देखा होगा 4 सीट पर जो उपचुनाव हुए, वो उपचुनाव में भी बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे कि हम जो उम्मीदवार देंगे तो ये हो हुँ, जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो सबके सामने आया वो सबके सामने है। प्रशांत किशोर जी बिहार में कोई मतलब नहीं है, वो केवल मीडिया के सेंटर में है। उसके अलावा हुँ, धरातल पे प्रशांत किशोर जी का कोई वजूद नहीं है और जनता दल या एनडीए का प्रशांत किशोर जी के लिए प्रशांत किशोर का कोई मतलब नहीं है हम लोगों के लिए। जी। तो अगर बात की जाए बीपीएससी की, तो बीपीएससी पे आखिर नीतीश कुमार कब बोलेंगे? क्योंकि जिस तरह से अब बीपीएससी का मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं रहा है, बल्कि ये अब बिहार में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए कुछ लोग आदरणीय हुँ, नीतीश कुमार जी बिहार जी। में आज सरकारी नौकरी देने के मामले में देश में सबसे ज्यादा आज सरकारी नौकरी देने वाला बिहार राज्य बन गया। हुँ, तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि बिहार में जो सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया अनवरत जो चल रही है उसे कैसे डिस्टर्ब किया जाए। आज पहले के शासन काल में बीपीएससी तो परीक्षाएं पहले होती नहीं थी और परीक्षा होती थी तो एक केंद्र से संचालित होती थी, एक सीएम हाउस से संचालित होती थी। आपने सुना होगा कि पहले के बीपीएससी के चेयरमैन जेल भी गए, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से बिहार आया है पूरी जी। पारदर्शिता है। आज आपने देखा कि बीपीएससी को लेकर जो कितने प्रकार के भ्रम फैलाए गए, इस परीक्षा ये हुँ, ना हो उसे रोकने की कितनी साजिशें की गई। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी जब परीक्षा बहाली निकलती है तो उसके पहले नोटिफिकेशन निकलता है। उस नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन हुँ, फिर भी परीक्षा से कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि ये जी। बिहार में बीपीएससी जो इस बार परीक्षा लेगी वो नॉर्मलाइजेशन उसमें लागू करेगी। लेकिन हुँ, और उसके बाद बिहार बीपीएससी के अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया, उनके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति रोटियां सेकी कुछ विपक्ष के लोगों ने। लेकिन हुँ, जब बीपीएससी के द्वारा ये दोबारा ये कहा गया कि जब हमने नोटिफिकेशन में हमने कोई ऐसी बात ही नहीं कही है तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भरमाया क्यों जा रहा है, क्यों उनके बीच गलत सूचना दी जा रही है। बीपीएससी के जी। बीपीएससी आयोग ने खुद क्लैरिफाई किया ये ऐसी तो कोई हुँ, बात ही नहीं है। फिर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो लौट गए और शांतिपूर्ण तरीके से 13 दिसंबर को पूरे बिहार में हुँ, 912 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। कहीं कोई बातें निकल के सामने नहीं आई। जब इन लोगों का पहला नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो साजिशें रची थी जब ये फेल हो गई तो फिर इन हुँ, लोगों ने एक नाटक रचा। कुछ बीपीएससी जी। के अभ्यर्थी जो असामाजिक तत्व के थे वो बीपीएससी के हुँ, अभ्यर्थी के भेष में वो परीक्षा केंद्र में शामिल हो गए और 912 केंद्रों पर सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। केवल पटना के बापू केंद्र पर एक केंद्र पर कुछ असामाजिक अभ्यर्थी परीक्षार्थी के भेष में शामिल हो गए थे और उन लोगों ने जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे अभ्यर्थी उन्हें हुँ, डिस्टर्ब किया गया, उन्हें तंग किया जी। गया, जिन कारणों से परीक्षा एक केंद्र पर रद्द किया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने जो हुँ, धरना स्थल अभ्यर्थियों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी के जो परीक्षा प्रथम प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें प्रश्न पत्र वायरल हुए। लेकिन हुँ, जब इन लोगों से यह कहा गया कि अगर प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं तो कुछ उसके आप साक्ष्य दे दीजिए, अगर हुए हैं तो हम लोग बीपीएससी तो इतनी पारदर्शिता की बात कर रही है कि अगर वायरल हुए हैं तो आप उसका सबूत दीजिए, कुछ साक्ष्य दीजिए, कुछ आधार दीजिए। लेकिन ये लोग आधार नहीं दिए। फिर भी कुछ अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाकर जो धरना स्थल चिन्हित है गर्दनीबाग में
वहां पर कुछ अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। लेकिन इसी सब बातों के बीच में एक जो अभी आपने कहा, कोई प्रशांत जी, किशोर जी का जो आपने नाम लिया, हम तो इन्हें बिल्कुल। प्यार से पॉलिटिकल फ्रॉड कहते हैं। ये पॉलिटिकल फ्रॉड भी है। इनका इनका धंधा है, राजनीति एक धंधा पेशा है। इनका ना कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है। ये बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना दे रहे थे, उनके हुँ, बीच में जाकर उन्हें भरमाया, उन्हें तरह तरह की बातें उन्हें बताई, और उन्होंने वो कहे अभ्यर्थियों के बीच में कि हम लड़ाई लड़ेंगे, आप यहां से उठकर हुँ, चलिए गांधी मैदान। सारे जी, अभ्यर्थियों को गांधी मैदान ले गए, और इन्होंने कहा कि अगर पहला लाठी चलेगा तो सबसे पहले मैं लाठी खाऊंगा। जब सारे हुँ, अभ्यर्थी को वहां लेके चले गए, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, गांधी मैदान हुँ, के कैंपस से पहले इन्होंने सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया। जब प्रशासन इनसे आग्रह किया कि अगर आपको कोई दिक्कतें हैं तो आप डेलीगेट्स बन के चलिए, सरकार आपसे बात करेगी, बीपीएससी आपसे बात करेगा, बिहार का जो उच्च प्रशासन है वो आपसे बात करेगा। लेकिन ये तरह तरह के उनके बीच भ्रम फैलाकर, गलतफहमियां देकर बच्चों को सड़क पर उतार दिया, और गांधी मैदान के चारों तरफ पूरा सड़क हुँ, चारों तरफ जाम कर दिया गया, और घंटों जाम किया गया, जिससे पटना की विधि व्यवस्था चरमरा गई। चाहे छात्र हो, युवा हो, महिला, कोई भी बिहार राज्य का नागरिक हो, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने हुँ, स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए अन्य लोगों को दुविधा में न डाल दे, अन्य लोगों को संकट में न डाल बिल्कुल। दे। प्रशासन इनसे लगातार आग्रह किया कि अगर आपको कोई दिक्कत है, चलिए हम बात कराने के लिए तैयार हैं, आप डेलीगेट्स बन के हुँ, चलिए। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। विधि व्यवस्था पूरे पटना की चरमरा गई। थोड़ा सा वाटर कैनन जब छोड़ा हुँ, गया, तो जो जो पॉलिटिकल फ्रॉड, जो हुँ, अभ्यर्थियों को उठाकर लेके गए थे गांधी मैदान, सबसे पहले अभ्यर्थियों को उस हालात में छोड़कर ये व्यक्ति भाग गया। और जब पूरे राज्य और देश के मीडिया में हुँ। जब इनकी थू-थू होने लगी। मनीष जी, म मनीष जी, लेकिन क्या आपको लगता है वाटर कैनल जो छोड़ा गया है, जैसे लाठीचार्ज हुई, वीडियो सबने देखा। क्या लगता है आपको ये कहीं से भी सही था? देखिए सभा जी, मैंने आपको पहले ही बोला, हमें भी पीड़ा है, मैं भी हुँ, छात्र रहा हूं। मैं भी पटना यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति से जी, निकल कर यहाँ आया हूं। हमें भी पीड़ा है। लेकिन हुँ, हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि राज्य की विधि व्यवस्था बनाना हमारा भी दायित्व है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने अपने लाभ के लिए राज्य के लाखों लोगों को हुँ, संकट में डाल दें, राज्य के हजारों लोगों को बिल्कुल। संकट में डाल दें। ये हमारा भी दायित्व है कि इससे हम बचे। तो प्रशासन इनसे पहले जी, घंटों इनसे आग्रह किया कि आपको कोई भी समस्या है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपसे बात हुँ, करने तैयार है। बिहार के जो उच्च प्रशासन है वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग नहीं गए। तो विधि व्यवस्था को कायम करने के लिए हल्का वाटर कैनन का जो प्रयोग किया गया, तो ये जो पॉलिटिकल फ्रॉड हुँ, थे ये भाग गए। और जब राज्य और देश के मीडिया और सोशल मीडिया में जब इनकी थू-थू होने लगी, तो रात में हुँ, चुपके से फिर ये गर्दनीबाग धरना स्थल जो था, वहां गए, कुछ लोगों को, कुछ असामाजिक तत्व को लेकर वहां गए ये। और जब वहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा इनको खदेड़ने का काम किया जाने लगा, बोला कि आपने हम सबको भरमा हुँ, कर वहां ले गए और आप सबसे पहले भाग गए, हम लोगों को आपने धोखा दिया। तो उसके बाद इन्होंने हुँ, कहा कि तुम हमें पहचानते हो, तुम्हें यहां से मैं टांग के ले जाऊंगा। एक कोई पिछड़ा का बेटा था, वो अपना बोला कि मैं फलाने का बेटा, मेरा फलाना नाम है। उस व्यक्ति के नाम में पिछड़ा टाइटल देखते ही ये ये चिल्लाने हुँ, लगे। ये बोले तुम हमको पहचानता है, तुम्हें यहां से मैं टांग के ले जाऊंगा और कहीं दूर फेंक दूंगा, जो तुम्हारे कोई अता पता भी नहीं रहेगी। उसके बाद भी लेकिन जब हुँ, बीपीएससी अभ्यर्थी डटे रहे, जब इनसे झगड़ा करने लगे, तो ये भाग गए वहां से। उसके बाद जब देश और राज्य के मीडिया में जब इनकी थू-थू होने लगी, तो फिर ये साजिश के तहत एक फिर ड्रामा शुरू किए। क्योंकि ये जानते थे कि पटना का जो गांधी मैदान है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां हम बैठेंगे तो प्रशासन हमें वहां बैठने से रोकेगी। फिर भी ये जबरदस्ती गांधी हुँ, बापू के प्रतिमा के नीचे ये ड्रामा शुरू किए, वहां जाकर बैठ गए। इनके हुँ, धरना स्थल पर एक भी बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं थे। टोटल के टोटल जो इनके हुँ, पेड वर्कर है, वहां अपना जो इनका पेड वर्कर है उनके साथ बैठकर इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। और आपने देखा किस प्रकार से करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन ये बापू के प्रतिमा के नीचे बैठकर, बापू सत्य और अहिंसा के प्रतीक है, सादगी के प्रतीक है। और वहां ये करोड़ों के वैनिटी कार, और उस वैनिटी कार का भी जब डीटीओ पटना डीटीओ के द्वारा जब छानबीन की गई, तो कितनी हुँ, प्रकार की उसमें गड़बड़ियां पाई गई। उसका चेचिस नंबर बदला हुआ है, कहाँ का नंबर है, गाड़ी 2011 में लिया गया, 2017 में रजिस्ट्रेशन किया गया। तो गाड़ी भी पूरी तरीका से, जहां तक अभी तक जो निकल कर सामने आई है, वो भी फर्जी है।
तो प्रशांत किशोर उर्फ पॉलिटिकल फ्रॉड जी ये राजनीति को धंधा समझते हैं और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच में तरह तरह की भ्रम फैला रहे थे। लेकिन इन सब बातों के बीच में सबसे खास बात यह है सभा जी कि इन लोगों के लाख भ्रम फैलाने के बावजूद 13 दिसंबर को पटना के बापू केंद्र पर लगभग 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन जब दोबारा 4 जनवरी को जब परीक्षा हुई तो उसमें सबसे खास बात यह है कि पिछले बार 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इस बार 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इन लोगों के लाख भ्रम फैलाने के बावजूद बीपीएससी अभ्यर्थी ये समझ गए कि हम लोगों के नाम पर ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। इसलिए बीपीएससी अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से 700 बढ़ गए अभ्यर्थी, पहले 5200 थे, इस बार 5900 हो गए और बीपीएससी के अभ्यर्थी 4 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दिए, सब शांतिपूर्ण से संपन्न हुए। उसके बाद जब ये ड्रामा कर रहे थे, प्रशासन इनसे लगातार कहा कि देखिए ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आपको धरना देना है, अनशन करना है। पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल चिन्हित है, आप वहां चले जाइए। लेकिन ये तो ड्रामा करना था, इन्हें तो नाटक करना था। उसके बाद जब प्रशासन इन्हें उठा के ले गई तो प्रशासन इन्हें थाना से बेल दे रही थी, लेकिन इन्होंने बेल नहीं लिया। ये जब अस्पताल में जब इनका एक चेकअप के लिए ले गया गया तो वहां चेकअप करने से इन्होंने मना कर दिया, तरह तरह के नाटक। फिर इन्होंने भ्रम फैलाया कि मैं सशर्त बेल नहीं लूंगा। अरे भाई, आप थाना से बेल नहीं लेंगे तो प्रशासन क्या करेगी? आपको कोर्ट ले गए। कोर्ट को जब ये बात जानकारी हुई तो वहां ये पीआर बॉन्ड पर बॉन्ड भर कर इन्होंने बेल लिया। और उसके बाद रात में जब ये आए तो फिर क्या भ्रम फैलाए कि हमें तो जेल ले जाया गया, लेकिन हम जीत गए, जेल से हम तुरंत निकल गए। लेकिन गजब आश्चर्य बात है भाई, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? आपको तो जेल ले ही नहीं गया, तो फिर आप बिहार के लोगों को ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमें बेउर जेल ले जाया गया? अगर आपको बेउर जेल ले जाया गया तो आप कोई साक्ष्य दीजिए। इन्हें बेउर थाना में रखा गया था, उसे ये बेउर जेल कह दिए। तो देखिए, प्रशांत किशोर उर्फ पॉलिटिकल फ्रॉड जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, जो कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने स्पष्ट ये संदेश दे दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुए। ठीक है, आने वाले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो रणनीति क्या होने वाली है जेडीयू की? कोई खास रणनीति है आप लोगों की? कोई रणनीति नहीं है। हमारे नेता जो बिहार में विकास किए, न्याय के साथ विकास और सभी वर्गों का विकास, बिहार जो आज तरक्की के रास्ते पे है, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। और हमारे नेता काम के आधार पर बिहार को जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है, उसी काम के आधार पर बिहार के लोगों के बीच में जाएंगे और हमारे नेता काम के आधार पर वोट मांगेंगे। और बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास करती है। वो इसलिए विश्वास है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिस बिहार में पहले आप देखते होंगे कि धर्म के नाम पर दंगे होते थे, जातीय नरसंहार होते थे, लेकिन आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में न तो कोई धर्म के नाम पर कोई धार्मिक उन्माद है, न कोई जातीय नरसंहार है। बिहार पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आज सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पे है। जिस बिहार में देश के किसी राज्य में अगर कोई लोग कहते थे कि हम बिहार से हैं, तो लोग, दूसरे राज्य के लोग बिहारी को हेय दृष्टि से देखते थे, घृणित भावना से देखते थे। आज अगर कोई लोग ये सुनता है कि आप बिहार से हैं तो सर उठा के लोग चलते हैं, सर झुका के नहीं चलते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का वातावरण बदला है। तभी बिहार में शाम के वक्त कोई भी परिवार या महिला हो, बच्चा हो, घर से निकल नहीं पाता था। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के किसी कोने से किसी के घर में अगर रात को कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, किसी को अस्पताल जाना हो या कहीं भी जाना हो, भयमुक्त होकर घर से निकलते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। उन्हें अगर कोई रात को आपातकाल आ जाए, कोई हॉस्पिटल जाना हो, तो पहले लोग को घर से निकलने में डर लगता था, लेकिन अब 2 बजे रात को भी निकलते हैं और पटना पीएमसीएच आराम से आ जाते हैं, एम्स आ जाते हैं, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। आज पटना में ही रात के 12 बजे 2 बजे आप चले जाइए पटना के मरीन ड्राइव पर, सब परिवार, घर की महिलाएं हो, बेटियां हो, बहनें हो, सब लोग, सब परिवार आज मरीन ड्राइव पर जा रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। स्वयं
आदरणीय लालू प्रसाद जी भी रोज शाम में निकलते हैं अपने गाड़ी से और कुल्फी का आनंद लेने जाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मरीन ड्राइव बनाया उससे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, बिहार को आगे ले गया है, उसी काम के आधार पर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे और काम के बदले में हम लोग वोट मांगेंगे। चलिए ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर विरासत की बात करें तो विरासत कौन संभालेगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे? देखिए, हमारे नेता का परिवार पूरा बिहार है, यही तो अंतर है। एक तरफ वो लोग हैं जो आदरणीय लालू प्रसाद जी कभी कहा करते थे कि रानी के पेट से अब राजा नहीं कोई बनेगा, लेकिन जब उन्हें बिहार के लोगों ने मौका दिया, जब वो भ्रष्टाचार में फंसे, तो नए दल राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किया उन्होंने। और आदरणीय राबड़ी देवी जी जो बिहार का उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो अपने पुत्र को, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी जिसके खिलाफ लड़के राजनीति में आए थे, परिवारवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति में आए थे, लेकिन जब बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया तो फिर वो स्वयं सारी बातें, जिस चीज के खिलाफ वो लड़ के आए थे, वही चीज वो लागू करने लगे, पहले पत्नी को और उसके बाद पुत्र को। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है, वो पूरे बिहार के लिए चिंतित रहते हैं, बिहार के लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए इसकी चिंता आप मत करिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सवा जी। दरअसल अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर हर तरफ रणनीति तेज है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ भी सारे गुना गणित बिठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का फायदा कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार बीते कुछ दिनों से चर्चाएं तेज थी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, वैसे खरमास का महीना है और खरमास के महीने में कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। लेकिन अब जेडीयू प्रवक्ता ने भी ये कहा है, खैर नीतीश कुमार ने भी खुद इसका खंडन किया था कि वो अब पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये तो केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।